Good afternoon, friends. I, CA Kirti Joshi, on behalf of Indore branch of CIRC of ICI, welcomes you all in this webinar of Decoding Rule 42. जैसा कि हम सभी को पता है, रूल 42 जो है, जब जीएसटी में मेरा सप्लाई जो है पार्टली बिजनेस पर्पस के लिए और पार्टली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, या पार्टली टैक्सेबल और पार्टली नॉन टैक्सेबल सप्लाई के लिए होता है, तो उस केस में मुझे प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्सल करने की रिक्वायरमेंट होती है। और कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, लाइक जब मैं नॉर्मल डीलर से कंपोजिशन डीलर के रूप में जाता हूं, या मैं कोई स्पेसिफिक बिजनेस में हूं, लाइक रेस्टोरेंट बिजनेस में हूं, या फिर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है, तो उस केस में भी रूल 42 जो है वो पिक्चर में आता है। तो रूल 42 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रूल है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द रिवर्सल ऑफ आईटीसी एंड सेक्शन 17(1) सबसेक्शन 1 एंड 17 सबसेक्शन 2 जो है, उसमें ये कहा है कि मुझे रिवर्सल करना है, और रिवर्सल का जो मेथड है वो 42 में दिया है और 43 में कैपिटल गुड्स के लिए दिया है। क्योंकि दोनों ही सेक्शंस बहुत टेक्निकल हैं, तो हमने आज सर से रिक्वेस्ट किया था, सुनील जैन सर से, कि सर आप इन दोनों के ऊपर हमें इनलाइट कीजिए, और सर ने हमारा ये निवेदन एक्सेप्ट करते हुए हमें कहा कि एक एक करके अपन दोनों चीजों को लेंगे। फर्स्ट फेज में हम रूल 42 को कैलकुलेशन में लेंगे, और सेकेंड टाइम जो है वो हम रूल 43 के ऊपर जो है वो वेबिनार करेंगे। तो सर, इंदौर ब्रांच की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है, और मैं आशा करता हूं कि आज का ये जो हमारा वेबिनार ये सभी के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन मैं जीएसटी में जो देखता हूं उससे थोड़ी सी अलग डेफिनेशन जो है वो शायद रूल 42 के अंदर दी है। तो क्या निटिग्रिटीज हैं, किस तरीके से कैलकुलेशन करना है, मंथली करना है, उसको ईयरली कैसे चेंज करना है, अगर मैंने एक्सेसिव क्रेडिट ले लिया है तो इंटरेस्ट किस रेट से लगना है, 18% लगना है, 24%, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे सामने हैं, और उन सभी के जवाब के लिए आज हमारे बीच सुनील जैन सर हैं। तो सर, आपका स्वागत है, एंड ओवर टू यू। Thank you, Kirti bhai, and thank you to Indore branch ICI for giving me this opportunity for sharing my understanding towards the one of the most technical aspect of the GST, that is rule number 42. रूल नंबर 42 और 43 की बात करें तो जब भी कोई मौका लगता है कि इसके ऊपर कुछ बोला जाए, तो आई रिमेम्बर इन पास्ट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन आई कम ऑन टू दिस टॉपिक, आई ऑलवेज से कि अगर इसको समझना है तो उसके लिए सबसे पहले आप 2 एनासिन की टेबलेट अपने साथ में रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है जब तक आप समझने पूरा समझेंगे तब तक आपको 2 एनासिन तो लग जाएगी। For that reason only, when branch told me or asked me to discuss this topic 42 and 43, I reverted them कि नहीं, हम 42 43 एक साथ नहीं लेंगे, एक साथ नहीं हो पाएगा ये, हमें एक बार में रूल 42 लेना चाहिए, और फिर नेक्स्ट फेज के अंदर जैसा टाइम परमिट करेगा तो आने वाले किसी टाइम में फिर मैं रूल नंबर 43 की भी तैयारी करूंगा मैं। तो अब हम रूल नंबर 42 के ऊपर स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको नाम दिया डिकोडिंग रूल 42 एट द रेट ऑफ जीएसटी। रूल नंबर 42 जो है और रूल 43, ऐसे तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी सुन रहे हैं अच्छे से जानते हैं 42 कब और 43 कब लेना है, बट स्टिल एक स्टार्ट करने के लिए मुझे बताना चाहिए कि रूल नंबर 42 इज विद रिस्पेक्ट टू आईटीसी ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज व्हिच इज ऑफ अ कॉमन नेचर, व्हिच इज बीइंग यूज्ड फॉर exempted and non-business purposes। और इसका जो कैपिटल गुड्स से रिलेटेड मैटर होगा वो रूल नंबर 43 में होगा। जस्ट अ मिनट, आई मस्ट चेंज द स्लाइड। स्लाइड चेंज करना। Yes. So rule number 42, which is this is with respect to reversal of ITC of input and input service with respect to non-business and exempted services. The background of rule number 42 starts with section number 17. Section number 17 1 says that
person, in short, I must say that a taxable person cannot take ITC with respect to input and input services as well as capital goods for non-business purposes. And if it's partially used for non-business purpose and partially for taxable supply, in that case, that ITC will be restricted to only taxable supply only. Similarly, the section number 17(2) कहता है कि जो ITC होती है, इनपुट टैक्स पेड होती है, वो एग्जम्प्टेड सप्लाई के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकती है, और अगर वो एग्जम्प्टेड में भी है और टैक्सेबल में भी है तो फिर टैक्सेबल के लेवल तक ही रेस्ट्रिक्ट की जाएगी इन ए प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अब रूल नंबर 42 डिस्कस करता है कि अगर, जैसे इस डायग्राम में आपके सामने दिख रहा है कि अगर एक टैक्सेबल पर्सन है, उसके पास टैक्सेबल सप्लाई भी है, एग्जम्प्ट सप्लाई भी है और नॉन बिजनेस सप्लाई भी है, और उसके पास में आईटीसी लेने के लिए इनपुट भी है, इनपुट सर्विसेज भी है, श्योरली कैपिटल गुड्स भी हो ही सकता है, बट चूंकि इस कैपिटल गुड्स रूल नंबर 43 के अंदर डिस्कस होगा, इसलिए हम उसकी बात इस समय नहीं कर रहे हैं। तो इनपुट और इनपुट सर्विस दोनों है उसके पास में, और वो अब आईटीसी उसकी है और उसके पास में हर तरह की सप्लाई है। तो सेक्शन नंबर 17(1) और 17(2), 17(3) भी कुछ बात करता है, मैं उसकी बात करूंगा अभी मैं। तो सेक्शन नंबर 17(1) और 17(2) हमें रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि जो सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए होगी, यानी टैक्सेबल सप्लाई के लिए आईटीसी होगी, उसी का आईटीसी हम अवेल कर सकेंगे। अब प्रश्न उठता है कि टैक्सेबल सप्लाई से क्या मतलब है? तो सेक्शन के अंदर ही कवर किया है कि टैक्सेबल सप्लाई का मतलब ना सिर्फ एक नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाई है, लेकिन जीरो सप्लाई है, वो भी इस पर्पस के लिए टैक्सेबल सप्लाई मानी जाएगी। इन अदर वर्ड्स, जो जीरो रेटेड सप्लाई होती है, जिसमें एसिडेड सप्लाई होती है, एक्सपोर्ट होता है, चाहे विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी अंडर एलयूटी हो रहा है, हालांकि उसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है, स्टिल फॉर द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोविजन वो टैक्सेबल सप्लाई है। इन अदर वर्ड्स, हम चाहे हमने एक्सपोर्ट किया है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं पे कर रहे हैं हम लोग, स्टिल वी विल बी एलिजिबल टू अवेल आईटीसी विद रिस्पेक्ट टू ऑल इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स। एग्जम्प्ट सप्लाई का क्या मतलब होता है? एग्जम्प्ट सप्लाई लॉ के अंदर डिफाइन सप्लाई के अंदर ना सिर्फ वो सारी सप्लाई जो कि जीएसटी लॉ के अंदर एग्जम्प्टेड है वो आएंगी, बल्कि इसके अंदर कुछ और भी सप्लाईज हैं जिसको इस सेक्शन के पर्पस के लिए एग्जम्प्ट सप्लाई माना जाएगा। क्या है इसकी चर्चा अभी हम आगे करते हैं। तो हियर इट इज देयर, taxable supply includes zero rated supply under section 16 of ITC Act. Supply exempt supply से रिलेटेड हमको आईटीसी नहीं लेना है। exempt supply का मतलब इस रूल के लिए, इस एडजस्टमेंट के लिए वो सप्लाई आएगी इसके अंदर जो नॉर्मली एग्जम्प्टेड है वो तो है ही है, जो नॉर्मली नील रेटेड है वो तो है ही है, नॉर्मली नॉट लायबल फॉर जीएसटी है वो तो है ही है, वो तो exempt सप्लाई है ही है। इसके अलावा वो सारी सप्लाई जिसको कि किसी को की है लेकिन आरसीएम के तहत अगला व्यक्ति उस पर टैक्स पे करने के लिए लायबल है, यानी हमारे एंड पर वो एक ऐसी सप्लाई है जिस पर हम टैक्स नहीं देंगे, रिसीवर आरसीएम के अंदर टैक्स देने वाला है, तो फॉर अस इट विल बी एग्जम्प्ट सप्लाई। सिमिलरली सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस, वी ऑल नो इट, अंडर जीएसटी लॉ सिक्योरिटीज आर नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज। तो एज सच सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन पे कोई जीएसटी होता ही नहीं है, वो गुड्स भी नहीं है और सर्विसेज भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन पर्पस के लिए एग्जम्प्ट सप्लाई के अंदर जो सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन है उसको भी एग्जम्प्ट सप्लाई मानेंगे। इन अदर वर्ड्स, इससे रिलेटेड आईटीसी हम अवेल नहीं कर सकेंगे। सिमिलरली सेल ऑफ लैंड, तो जो सेल ऑफ लैंड होता है, हमें मालूम है शेड्यूल 3 के अंदर सेल ऑफ लैंड इज नॉट एट ऑल ए सप्लाई, लेकिन यहाँ पर इसको एग्जम्प्ट सप्लाई मानेंगे, और अगर सेल ऑफ लैंड किया गया है तो उससे रिलेटेड आईटीसी का प्रोपोर्शनेट रिवर्सल करने की रिक्वायरमेंट बनती है। सिमिलरली बिल्डिंग, मैंने शॉर्ट में लिखा है बिल्डिंग, बट हमें मालूम है कि शेड्यूल नंबर 2 के अंदर पैरा नंबर 5B के तहत बिल्डिंग स्ट्रक्चर, सिविल स्ट्रक्चर्स के रिस्पेक्ट में जीएसटी लगने की कुछ बात है। वो सीसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिच इज अर्लियर, अगर उससे पहले अगर हमने उसको सप्लाई किया है तो सप्लाई मानी जाती है, लेकिन जिसको हमने कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद बेचा है, उससे पहले कोई एग्रीमेंट भी नहीं किया है, कुछ पैसा भी नहीं प्राप्त किया है, तो डेफिनेटली इट इज आउट ऑफ टैक्स नेट, उसके ऊपर टैक्स लगता ही नहीं है, जीएसटी लगता ही नहीं है। बट
फॉर द पर्पस ऑफ रूल 42 एंड 43, ऐसी बिल्डिंग जिस पर जीएसटी नहीं भी लगना है तो भी इस पर्पस के लिए वो एग्जम्प्ट सप्लाई मानी जाएगी। इमीडिएटली क्वेश्चन माइंड में आता है कि अच्छा, इनको एग्जम्प्ट सप्लाई मानेंगे तो क्या हमें इसका एक वैल्यूएशन कर कर फिर प्रोपोर्शनलिटी रिवर्सल करना पड़ेगा? आंसर इज यस, उसको रिवर्सल करना पड़ेगा। अब उसका वैल्यूएशन कैसे होगा, हम उसकी बात अभी इसी स्लाइड पर आगे करते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है कि एग्जम्प्ट सप्लाई के अंदर एज सच नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 जो कि एग्जम्प्टेड सर्विसेज के रिस्पेक्ट में है, उसमें क्लॉज नंबर 27 है, जिसके अंदर अगर हमने किसी को डिपॉजिट एडवांस दे रखा है और उसका इंटरेस्ट रिसीव होता है तो हमारे लिए वो इंटरेस्ट इनकम अपने आप में एग्जम्प्ट सप्लाई के रिस्पेक्ट में है। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन अंडर रूल नंबर 42 एंड 43 जो इंटरेस्ट की इनकम होती है जो कि एग्जम्प्टेड कैटेगरी की एज सच तो होती है, लेकिन इस पर्पस के लिए एग्जम्प्ट सप्लाई नहीं मानी जाएगी, यानी उस रेस्पेक्ट में आपको कोई आईटीसी रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है। टेकिंग एन एग्जांपल, एक व्यक्ति है, उसका टोटल वर्क टैक्सेबल सप्लाई का है, बट बिसाइड्स दिस वो उसने कुछ लोगों को ऐसा एडवांस दे रखा है, लोन दे रखा है, बैंक में डिपॉजिट कर रखी है और उसका इंटरेस्ट भी आता है। मान लीजिए एक उदाहरण के लिए उसका साल भर का टर्नओवर अदरवाइज जो टैक्सेबल सप्लाई का है वो 5 करोड़ रुपया है और ब्याज आया है उसको 50 लाख। अगर ये क्लॉज जो हमारे सामने है अगर नहीं होता तो हमें ऐसा सोचने का कारण बनता कि चूंकि ये पर्सन दो तरह की सप्लाई कर रहा है, टैक्सेबल सप्लाई भी और एग्जम्प्टेड सप्लाई भी, तो इस एग्जम्प्टेड सप्लाई का रूल 43 में कुछ एडजस्टमेंट करने चले जाते हैं। लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया गया है कि इस तरह का इंटरेस्ट जो कि एग्जम्प्टेड कैटेगरी का इंटरेस्ट हुआ करता है उसको इस रूल और एज वेल एज रूल 43 भी रहेगा, बट 42 की बात कर रहे हैं, इस पर्पस के लिए एग्जम्प्ट सप्लाई नहीं मानेंगे। एक बार की बात है, मैं कहीं पर सेमिनार ले रहा था तो किसी ने मेरे को लाइवली पूछ लिया कि ये क्यों नहीं है, ऐसा कहाँ लिखा है, रूल 42 में तो कहीं नहीं लिखा है। हाँ, इनफैक्ट आप रूल 42 को वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे तो कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन रूल 43 में मेंशन है। रूल 43 के अंदर एक एक्सप्लेनेशन जोड़ा गया है और उसमें लिखा गया है कि इस रूल के लिए भी, यानी रूल 43 के लिए भी और रूल 42 के पर्पस के लिए ये इंटरेस्ट वाला जो पार्ट रहेगा, ये इस तरह का इंटरेस्ट जो रहेगा वो एग्जम्प्ट सप्लाई नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी रिस्पेक्ट में कि एग्जम्प्ट सप्लाई के अंदर सिक्योरिटीज को मान लिया, आरसीएम वाले को मान लिया, अपना आप में सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग को मान लिया, तो उनका वैल्यूएशन कैसे? So far as supplies which is being made by us and which will be liable for GST on reverse charge basis, and the receiver will be paying GST on such kind of supply, whatever valuation is in accordance with the GST law, in accordance with the section number 15, normally it is like transaction value unless until it is influenced by some other consideration. तो जो ट्रांजेक्शन वैल्यू वगैरह होती है, जो वैल्यूएशन होता है, वो तो आरसीएम का वैल्यूएशन हो गया, बट सिक्योरिटीज के ट्रांजेक्शंस होते हैं। फैक्ट ये होता है कि सिक्योरिटी के ट्रांजेक्शन बड़े वॉल्यूमस होते हैं। एक नॉर्मल सा व्यक्ति भी कई 100 करोड़ का टर्नओवर कर सकता है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन में, बट अगर सिक्योरिटी के ट्रांजेक्शन में जितने में हमने उसको सेल किया है, शेयर्स बेचे हैं, सिक्योरिटीज बेची है, अगर उन पूरे को अगर हम एग्जम्प्ट सप्लाई मान लें तो मालूम पड़ा हमारा बहुत सारा आईटीसी तो रिवर्सल में चला जाएगा। ये बात को लॉ मेकर्स ने समझा हुआ है, इसलिए उन्होंने कहा है कि यहाँ जब हम इसको सिक्योरिटीज के ट्रांजेक्शन को एग्जम्प्ट सप्लाई मानेंगे तो जो सिक्योरिटी सेल की है उसका 1% हम उसका जो भी 1% होगा वो एग्जम्प्ट सप्लाई मानेंगे, बाकी आपकी जो टैक्सेबल सप्लाई है अब हम आगे का कैलकुलेशन उस आधार पे कर लेंगे। क्वेश्चन उठता है कि जब सिक्योरिटीज के ट्रांजेक्शन अपने आप में जीएसटी के अंदर लायबल ही नहीं है तो आपकी ये कैलकुलेशन किस लिए? ये कैलकुलेशन मोटे तौर पे इन मोस्ट ऑफ द केसेस, अदर केसेस में भी काम आएगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस ये शेयर ब्रोकर भी बहुत काम का है, क्योंकि शेयर ब्रोकर्स होते हैं, उनके यहाँ पर जो शेयर ब्रोकिंग पे है, उन्हें ब्रोकरेज की रिसिप्ट्स हो रही हैं, वो सब तो जीएसटी के दायरे में है, लेकिन उन्होंने खुद के अकाउंट में शेयर खरीदने बेचने का भी काम किया हुआ है, तो देयर कैन बी गुड पॉसिबिलिटी कि उनकी पी&एल अकाउंट ये कह रहा है कि हमने 50 लाख रुपए का तो हमने ब्रोकरेज की इनकम है हमारी, जिसपे हम जीएसटी दे ही रहे हैं, और हमने खुद के अकाउंट में लगभग 5 करोड़ रुपए का हमने शेयर बेचे भी हैं। खरीदने परचेज तो अपने आप में पी&एल अकाउंट डेबिट में आएगा। 5 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं और 50 लाख रुपए की हमारे पास में ब्रोकरेज की इनकम है।
अगर ये 1% वाले फॉर्मूले पे नहीं गए तो ऐसी दशा में तो मालूम पड़ेगा 5 करोड़ रुपए हमारा एग्जम्प्ट हो गया, 50 रुपए टैक्सेबल है, मालूम पड़ा कॉमन आईटीसी का बड़ा पार्ट हमारा रिवर्सल में चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारा लॉ क्या कह रहा है कि जो हमने 5 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे हैं उसका 1%, यानी उसका 1% जो कुछ होगा दैट विल बी लाइक 5 लाख रुपीस, ओनली 5 लाख रुपीस। तो 5 करोड़ का 1% 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपया हो गया और उधर 50 लाख रुपए की ब्रोकरेज है। तो जब हम प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेशन करेंगे तो हमें एक नॉमिनल अमाउंट की रिवर्सल की जरूरत पड़ेगी। ऐसे एक पॉइंट आता है वैल्यू ऑफ लैंड और बिल्डिंग। अब जो लैंड और बिल्डिंग जिसके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं, लेकिन कुछ तो कॉमन आईटीसी होगी जो इस पर्पस के लिए कहीं काम में आई होगी, ऐसा माना जाएगा। अब कॉमन आईटीसी किसे कहते हैं अभी बात करते हैं। बट उस केस में आपने कितने में जमीन बेची, कितने में बिल्डिंग बेची, इररिलेवेंट है। आपका एक्चुअल सेल प्राइस इसमें कोई लेना देना नहीं है, ट्रांजेक्शन वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू 50 करोड़ हो, लेकिन अगर आपकी गाइडलाइन वैल्यू 55 करोड़ की है तो इस पर्पस के लिए 55 करोड़ है। हो सकता है कि आपकी गाइडलाइन वैल्यू तो 50 करोड़ है और एक्चुअल ट्रांजेक्शन आपने मान लीजिए 10 करोड़ में ही कर लिया। ये अलग बात है कि इनकम टैक्स में उसका रिप्लिकेशन क्या होगा, और इनकम टैक्स वाले सेक्शन 50C और 43A की बातें करेंगे, वहां क्या होगा वो सब छोड़िए। बट द पॉइंट इज यहाँ पर जितने में ट्रांजेक्शन किया है वो उसका वैल्यूएशन नहीं होगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस कैलकुलेशन। यहाँ इस पर्पस के लिए इसका जो बेसिस होगा वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन होगा, सर्कल वैल्यू होगा, गाइडलाइन वैल्यू होगा। सो दैट वे यहाँ पर इन ऑल जो एग्जम्प्ट सप्लाई होती है वो सिर्फ वही एग्जम्प्ट सप्लाई नहीं होती है जो कि आपको P&L अकाउंट के अंदर दिख रही है। आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट, एज ए एडवाइजर, एज ए अकाउंटेंट और एज ए चार्टेड अकाउंटेंट, एज ए ऑडिटर, जब आप इस कैलकुलेशन पर ध्यान दें तो जरूर से ना सिर्फ उसका P&L अकाउंट बल्कि उसका फिक्स असेट अकाउंट भी चेक करें, कहीं उसने ड्यूरिंग द ईयर कोई सेल ऑफ लैंड या बिल्डिंग तो नहीं की है, इस साल के दौरान उसका कैपिटल गेन तो कुछ राइज नहीं हो रहा है, उस अकाउंट को चेक कीजिएगा। और अगर बेचा गया है तो फिर सेल ऑफ लैंड के केस में जो उसकी वैल्यू स्टैम्प पर्पज से वो यहाँ एग्जाम सप्लाई मानी जाएगी। आई विल टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। एक व्यक्ति है, उसके पास में उसका जो टैक्सेबल सप्लाई का टर्नओवर है वो 50 करोड़ रुपया है और उसी P&L अकाउंट के अंदर 2 लाख रुपए का गेन ऑन सेल ऑफ प्लॉट भी दिख रहा है। कहने को 50 करोड़ और 2 लाख, 50 करोड़ का तो टर्नओवर है और 2 लाख रुपए का गेन आया। जब हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो वो 2 लाख को इग्नोर करेंगे और हम देखेंगे कि वो जो लैंड बेची गई है वो जो बेची गई है अगेन उसकी ट्रांजेक्शन वैल्यू भी काम की नहीं है। हमको उसकी रजिस्ट्री की कॉपी सामने रखनी होगी, देखना होगा उसमें गाइडलाइन वैल्यू क्या मेंशन्ड है। मानो अगर उसकी गाइडलाइन वैल्यू 40 करोड़ है तो ऐसी दशा में इस पूरे रूल 42 की कैलकुलेशन के पर्पस के लिए हमारी टैक्सेबल सप्लाई 50 करोड़ की है और एग्जम्प्ट सप्लाई 40 करोड़ की है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको देख लेना चाहिए। अगेन एज ए लिसनर आपके माइंड में फिर क्वेश्चन आएगा, ये वैल्यूएशन का तरीका कहाँ से निकालता है? मैंने नहीं निकाला, ये भी लॉ में लिखा हुआ है। और कहाँ लिखा है? रूल 42 में नहीं है, रूल 43 में भी नहीं, सेक्शन 17 में भी नहीं। अगर इसका रेफरेंस आपको देखना है तो फिर हमको इसको देखना होगा रूल नंबर 45 के एक्सप्लेनेशन में, वहां पर इसके बारे में मेंशन किया गया है। तो रूल 45 में रूल 42, 43 वगैरह के पर्पस के लिए वैल्यूएशन कैसे होगा इन स्पेसिफिक ट्रांजेक्शंस का, उसके बारे में रेफरेंस है। तो नाउ वी अंडरस्टूड इट कि टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है और एग्जम्प्ट सप्लाई क्या होती है। अब आते हैं इसके हिसाब के लिए कि आखिर इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। मैंने एक एग्जांपल दिया है, शायद समझने में इजी हो जाएगा। जैसे मानिएगा एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के अंदर, that is monthly, normally monthly, एक टैक्स पीरियड के अंदर ITC with respect to input and input services which is denoted by T is say like 1 lakh rupees. For the sake of convenience, I have just taken IGST. Similarly, there will be some CGST also, some SGST also. आगे स्लाइड में मेंशन भी आएगा, अदरवाइज एडवांस में बता दूं, हमें इन सब का कैलकुलेशन हेड वाइज करना होगा। IGST का अलग, CGST का अलग और SGST का अलग।
तो सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में सिर्फ IGST को लिया है कि अगर टोटल ITC T for a particular month, say for the month of April or May, whatever it is 1 lakh rupees. What this rule says? Rule says, first of all, see, out of this T, that is 1 lakh rupees, which are the ITC with respect to input and input services, which are exclusively for non-business purposes. जो साफ तौर पे नॉन बिजनेस पर्पस के लिए है। ने पूरे मंथ की आईटीसी को जब चेक किया तो उसमें पाया कि उसके अंदर कुछ हम ऐसा सामान भी लाए थे जो हमारे पर्सनल यूज के लिए था, तो नॉन बिजनेस पर्पस हुआ उसका आईटीसी, तो आप 5,000 रुपए जैसे इस अपने एग्जांपल में मैंने एज्यूम किया जैसे 5,000। फिर देखिए इस 1 लाख रुपीस में जिसके अंदर इनपुट इनपुट सर्विसेज की आईटीसी की बात हो रही है, कौन सी आईटीसी ऐसी है जो क्लियरली एग्जम्प्टेड सप्लाई के रिस्पेक्ट में, एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जम्प्टेड सप्लाई। एग्जम्प्टेड सप्लाई का मतलब जो अभी पिछले स्क्रीन में देखा सिर्फ उतना नहीं है, अदरवाइज भी आपके पास कोई अपनी नॉर्मल सप्लाई हो सकती है जो एग्जम्प्टेड हो। फॉर एग्जांपल आप दो प्रोडक्ट में डील करते हैं, एक प्रोडक्ट टैक्सेबल है, एक एग्जम्प्टेड है, तो वो भी तो एग्जम्प्टेड सप्लाई। तो कोई ऐसी सप्लाई जो कि हमारी एग्जम्प्टेड सप्लाई है, उसके रेस्पेक्ट में क्या हम किसी इनपुट और इनपुट सर्विसेज की आईटीसी को ईयर मार्क कर सकते हैं कि ये तो पूरी तरह से सिर्फ इसी के काम आती है? अगर ऐसी वाली कुछ आईटीसी है तो उसको T2 कहेंगे। फिर उसी 1 लाख में से फिर देखिए इनमें से कौन सी ऐसी आईटीसी है जो सेक्शन 17(5) में स्पेसिफिकली ब्लॉक्ड है। Wait, section 17(5) contain few transactions, few list of certain input supplies which will not be eligible for ITC. चाहे उसमें कार हो, चाहे रेस्टोरेंट के खर्चे हो, पर्सनल कंजम्पशन वाले हो, गिफ्ट आइटम हो, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं तो 17(5) में स्पेसिफिकली रेस्ट्रिक्टेड है। तो आउट ऑफ दिस T1 logically should not be available to you. It is exclusively for non-business purposes. Out. Then T2, it is exclusively for exempted supply. Out. Section number 17(5). Section number 17(5), it is logged ITC. Out. So out of this T1, T2, T3 will be out. In our example, it is 20,000 rupees. After deducting this amount, 80,000 will be the amount that we will be availing in our return to be availed to the credit of e-credit ledger. 80,000 रुपए की आईटीसी हमको इस आईजीएसटी की एक क्षण के लिए मिल गई। अभी इसके बाद इसका क्या होना है आगे देखिए। हमारे पास 80,000 की आईटीसी बची जो या तो पूरी तरह से टैक्सेबल के रिस्पेक्ट में है या कॉमन नेचर की है। फिर इस 80,000 में से T4 और निकालिए। T4 क्या है? आईटीसी जो क्लियर केस है कि जो सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई के लिए, यानी एग्जम्प्टेड के लिए नहीं। हाँ, जीरो रेटेड के लिए है तो भी हम अभी इनिशियल स्क्रीन पे देख चुके हैं कि वो भी अपने आप में टैक्सेबल ही माना जाएगा, वो T4 के पार्ट ही रहेगा। तो कौन सी ऐसी आईटीसी है जो क्लियरली टैक्सेबल से संबंधित है, एक ऐसी सप्लाई से संबंधित है जिसके ऊपर हम जीएसटी देने ही वाले हैं, या जीरो रेटेड है तो भी मिल जाएगा। तो T4 क्लियर केस है हमारे पास में कि हाँ 30,000 रुपया, ये हमारे एग्जाम्पल में कि हाँ इसका आईटीसी तुमको बताइए। याद कीजिएगा जो C1 ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा है वो 80,000 हम ऑलरेडी क्रेडिट लेजर में ले चुके हैं। अब ये 30,000 को सिर्फ वर्किंग पर्पस के लिए अलग लिख दिया। अब जो बचा हुआ आईटीसी है 50,000 रुपए, यानी फाइनली ये रहा कि ये वो आईटीसी है जो कॉमन आईटीसी है। अभी हम बाइफरकेट नहीं कर पा रहे हैं, एक्सक्लूसिवली ये एग्जम्प्टेड वाली नहीं है, एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस के लिए नहीं है, क्लियरली ये 17(5) कंपोनेंट नहीं है, ये T4 भी नहीं है, यानी क्लियरली ये टैक्सेबल के लिए नहीं है, ये कॉमन आईटीसी। हिसाब हमें अब इसी का करना है। तो आई रिपीट इट अगेन, हमने 80,000 रुपीज ऑलरेडी हमारे ई क्रेडिट लेजर के अंदर ले लिया है और अब उसमें से कितना कॉमन आईटीसी के अंदर एग्जम्प्टेड से रिलेटेड कंपोनेंट है उसका रिवर्सल का कैलकुलेशन करना बाकी है। हाँ, एक और खास बात, ये जो T1, T2, T3, T4 है ये इनवॉइस लेवल पर करना है। आपको एक
अंदाज नहीं लगा रहा है, एक एक इनवॉइस को छांट लेना है कि कौन सा T1 में जाएगा, कौन सा T2 में जाएगा, कौन सा T3 में, कौन सा T4। और जो किसी में क्लियरली नहीं बता सकते हैं वो तो हमारा C2 का कंपोनेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि आउट ऑफ टोटल आईटीसी जब हम T1 T2 T3 को माइनस कर देंगे तो हमारा C1 बना, यानी कि वो आईटीसी जो पहले एक बार तो हम क्रेडिट लेंगे और उसके बाद में T4 वाले कंपोनेंट को माइनस करेंगे तो ही तो हमारा कॉमन आईटीसी बना। So now we have with us common ITC known as C2, that is 50,000 rupees. Now out of this 50,000 rupees अब हमें दो चीज का रिवर्सल करना है, क्योंकि भी कॉमन आईटीसी है तो यानी का इसका मतलब है कि इस तरह की इनपुट सप्लाई का यूज हमने टैक्सेबल में भी किया है, एग्जम्प्टेड में भी किया है और नॉन बिजनेस के लिए भी किया है। लॉजिकली समझ में आता है कि जो एग्जम्प्टेड के लिए किया है वो रिवर्सल चाहिए, लॉजिकली समझ में आता है जो नॉन बिजनेस के लिए उसका रिवर्सल चाहिए। वो कैसे करना है देखिए आगे। जो आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू एग्जम्प्ट सप्लाई है आउट ऑफ दिस कॉमन आईटीसी, उसका फॉर्मूला है, उसको T1 कहेंगे, T1 कहेंगे। आईटीसी हमारी 50,000 रुपए बनी है स्क्रीन के एग्जाम्पल में, उसमें एग्जम्प्टेड डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर कर देंगे, यानी प्रोपोर्शनेटली, लॉजिकली प्रोपोर्शनेटली। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हमारा कॉमन आईटीसी तो हम कैसे निकालेंगे इसमें एग्जम्प्टेड के प्रति कितना, क्या करेंगे कि जो हमारी कॉमन आईटीसी है उसमें एग्जम्प्टेड टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर कर दें तो एग्जम्प्टेड के प्रति कॉमन आईटीसी का प्रोपोर्शन निकल जाएगा। तो E स्टैंड्स फॉर वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई, और वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई कैसे करना है ये हम इनिशियल स्क्रीन पे बात कर चुके हैं। इनिशियल स्क्रीन में हमने बात किया था कि जो नॉर्मली एग्जम्प्टेड सप्लाई होती है उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू वैल्यूएशन हो जाता है, लेकिन कोई स्पेसिफिक एग्जम्प्टेड सप्लाई है लाइक सिक्योरिटीज वाला हुआ, अपने आप में प्लॉट वाला, सॉरी लैंड वाला हुआ, बिल्डिंग वाला हुआ, उसका वैल्यूएशन का तरीका हमने समझ लिया। तो मल्टीप्लाइड बाय E डिवाइड बाय F टोटल टर्नओवर इन द स्टेट। यहाँ पर ध्यान देने की बात होगी कि ये सब चीजें हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं मंथली कर रहे हैं, टैक्स पीरियड के हिसाब से कर रहे हैं, जो टैक्स पीरियड है हमारा। तो हमारा टैक्स पीरियड अगर मंथली है तो हमें मंथली हिसाब करना है और ये हिसाब हमें हर महीने करना पड़ेगा। तो ये T1 निकला है। आगे क्या करना है बात करते हैं। यहाँ पे दो तीन बातें ध्यान देने की है। अगर E और F है ही नहीं उस महीने में, क्यों नहीं है, मेरी एनी रीजन, ये अभी का लॉकडाउन पीरियड ही मान लें कि हमारे पास में लॉकडाउन पीरियड है, अभी हमारे पास में परचेज तो है, हमारी आईटीसी तो आई है इस बार, लेकिन हमारे पास में कोई भी आउटपुट सप्लाई नहीं हुई इस बार, तो क्या रिवर्सल नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास दोनों तरह की सप्लाई हुआ करती है। अगर आपके पास कोई कारण है जिसकी वजह से EF की फिगर नहीं निकल पा रही है तो ऐसी दशा में जो पिछला टैक्स पीरियड आपके पास अवेलेबल है, सिर्फ पिछला महीना नहीं कहूंगा क्योंकि हो सकता है कोई कहने वाला कहेगा सर पिछला महीने भी काम नहीं था, तो जो भी इससे पिछला टैक्स पीरियड अवेलेबल है उसके टर्नओवर के बेसिस पर ये हिसाब हो जाएगा। आई कैन अंडरस्टैंड कि किसी के माइंड में प्रश्न आ रहा होगा, यहाँ तो मैनिपुलेशन हो सकता है, हम पिछले वाले किसी पीरियड के आधार पर इस महीने का कर रहे हैं तो फायदा या नुकसान दोनों हो सकता है। हमें जब तक हम इस डिस्कशन को एंड करेंगे आप सब मान जाएंगे कि लगभग कोई लंबा फायदा या नुकसान नहीं होगा, फाइनली हम सही जगह पहुंच जाएंगे। कैसे, अभी आगे मालूम पड़ेगा। आई रिपीट इट अगेन, अगर हमारे पास में E और F नहीं निकल पा रहा है तो ऐसी दशा में हम उसको जो पिछला जो लास्ट अवेलेबल टैक्स पीरियड है उसके टर्नओवर की बेसिस पे कर लेंगे। ये यहाँ पर बताना और भी आवश्यक, ये भी आवश्यक रहेगा, हम जो भी टर्नओवर ले रहे हैं पेन बेस्ड नहीं ले रहे हैं, ये हम जीएसटी बेस्ड ले रहे हैं। जिस जीएसटी के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि उसके पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जितना है सब ले रहे हैं। एक और खास बात, जब वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई लेते हैं तो उस केस में टैक्सेस वाला पार्ट नहीं लेते हैं। व्हाट is intended to be said by this? I'll take an example. एक ऑर्गेनाइजेशन है, होटल है, उसकी होटल की सर्विसेज टैक्सेबल है, लेकिन उसी होटल में बार भी चलता है, शराब भी सर्व की जाती है, बट अल्कोहलिक लीकर के ऊपर तो जीएसटी नहीं है। क्यों नहीं है? बहुत लॉजिकल कारण है, कॉन्स्टिट्यूशन ने परमिशन नहीं दिया है, ये मेन कारण है। दूसरा कारण ये कि नहीं उस पर स्टेट एक्साइज लगती है। अब
शराब हमारे लिए एग्जम्प्ट सप्लाई हो गई। अब इस होटल के लिए अगर कोई कॉमन सप्लाई है, कॉमन आईटीसी है, अब उसका हिसाब करना है, तो होटल की जो रिसिप्ट्स हैं वो हमारी टैक्सेबल सप्लाई हो गई, बट शराब को बेचने से जो हमारी रिसिप्ट्स हुई वो हमारे लिए एग्जम्प्ट सप्लाई हो गई। अब इसका हिसाब करना है हमको। तो अब जो शराब की वैल्यू आप लेंगे उसके अंदर अगर सेंट्रल एक्साइज जुड़ी है, उसके अंदर सीजीएसटी जुड़ा हुआ है, उसमें वैट जुड़ा हुआ है या स्टेट एक्साइज जुड़ी है, तो उसको हटाकर वैल्यूएशन करना है। ये पॉइंट तब भी इंपॉर्टेंट होगा जब पेट्रोल पंप का केस आएगा, क्योंकि पेट्रोल पंप के अंदर जो हमने पेट्रोल बेचा है वो जीएसटी नेट के बाहर है, बट पेट्रोल के ऊपर वैट होता है, पेट्रोल के ऊपर सेंट्रल एक्साइज होती है, और हमने लुब्रिकेटिंग ऑयल भी बेचा है। अब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉमन आईटीसी का हिसाब करेंगे, तो जब हम उसका वैल्यूएशन करके ई और एफ की बात करेंगे, तो हमारे पास में ई निकालने के लिए यानी एग्जम्प्ट सप्लाई निकालने के लिए सेंट्रल एक्साइज हुआ, सीएसटी हुआ, वैट हुआ, स्टेट एक्साइज हुआ, ये सब कंपोनेंट हटाकर वैल्यू को लेंगे। शॉर्ट में कहूं, इन फेवर ऑफ असेसी पॉइंट हो रहा है कि उसको वैल्यू का पार्ट नहीं मानेंगे, यानी कि आपकी एग्जम्प्ट सप्लाई का वैल्यू कम होगा, उसी अनुसार आपका कैलकुलेशन किया जाएगा। ना सिर्फ ई के अंदर इसको नहीं लेंगे, बल्कि जब टोटल टर्नओवर ले रहे होंगे, क्योंकि टोटल टर्नओवर के अंदर टैक्सेबल भी और एग्जम्प्टेड भी है, तो उसमें भी जब एग्जम्प्टेड को जोड़ेंगे तो ये टैक्स कंपोनेंट्स उसके अंदर नहीं जोड़े जाएंगे। यू मस्ट रिमेंबर हियर कि ये 4 हैं, सिर्फ 4 ही हैं, और किसी तरह का टैक्स लगा हो तो वो वैल्यू के पार्ट रहेंगे। एक और खास बात, अभी हम पिछली स्लाइड में देख रहे थे कि कैसे हमको मंथली निकालना है और जीएसटीएन वाइज निकालना है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और इस रूल 42 में कहा गया है, अगर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है तो वो जीएसटीएन वाइज नहीं चलेगा। मंथली तो चलेगा आपका, पर जीएसटीएन वाइज नहीं चलेगा, वो प्रोजेक्ट वाइज चलेगा। ये जो D1 का कैलकुलेशन है प्रोजेक्ट वाइज। तुरंत मन में क्वेश्चन आता है, क्या इसका मतलब ये हुआ कि रियल एस्टेट वालों को अपना पूरा हिसाब किताब पूरा प्रोजेक्ट वाइज मेंटेन कर लेना पड़ेगा इस पर्पस के लिए? द आंसर इज यस। इस पर्पस के लिए नहीं, जीएसटी लॉ की जो रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग करने की बात है रूल 56 के तहत, 56, 57, 58 के तहत, वहां पर वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर वाले जितने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट वाले हैं उनको प्रोजेक्ट वाइज वैसे भी हिसाब रखना है। तो इस पर्पस के लिए जब D1 D2 निकालने की बातें आएंगी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट वालों के लिए, तो वो प्रोजेक्ट वाइज डिफरेंटली कैलकुलेट की जाएगी। अब फॉर्मूले को जो हमने पिछली स्लाइड में देखा, यानी कि D1 इज इक्वल टू कॉमन आईटीसी मल्टीप्लाइड बाय ई डिवाइड बाय एफ। अब अपने ही एग्जाम्पल के अंदर जिसके अंदर हमने देखा था कि कॉमन आईटीसी 50,000 रुपीज है, अब इसके ऊपर D1 निकालते हैं। तो इस D1 के अंदर मैंने फिर समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया कि उस गिवन पीरियड के अंदर हमारा ई जो था 20 lakhs था, और एफ जो जिसमें टोटल टर्नओवर कहते हैं, वो जिसके अंदर एग्जम्प्टेड भी ऑब्वियसली शामिल है, वो 100 lakhs है। तो D1 will be equal to 50,000, that is the common ITC, multiplied by exempted turnover divided by total turnover, and here it comes to like 10,000 rupees. तो हमारा exempted common ITC में exempted सप्लाई से रिलेटेड ITC 10,000 रुपीज D1 हो गया। आगे कहते हैं कि नहीं, इस ITC के अंदर अगर नॉन बिजनेस पर्पस भी रहा है कुछ, तो ऐसी दशा में जो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए ITC एट्रीब्यूटेबल होगी उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई ऐसा रैशनल फॉर्मूला नहीं है, मैकेनिकल फॉर्मूला लॉ ने दिया है, उसको हम D2 कहेंगे, एंड इट विल ऑलवेज बी 5% ऑफ कॉमन ITC. We remember it that our common ITC is 50,000 rupees. तो उस 50,000 रुपए का 5% हमारे लिए कॉमन ITC सॉरी वो नॉन बिजनेस पर्पस की ITC मानी जाएगी, और अपने इस एग्जाम्पल में 2,500 रुपया। तो ध्यान दीजिए, मैं पिछली स्लाइड पे एक बार फिर आपको दिखाता हूं कि हमने ITC क्रेडिट लेजर में अवेल की 80,000 करी। अब हमें कुछ रिवर्सल देखना है, तो रिवर्सल करने के लिए उस 80,000 में अलग से कागज के ऊपर हमने T4 निकाल लिया, कॉमन ITC निकाल ली। अब कॉमन ITC में से कितना D1 D2 है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। D1 स्टैंड्स फॉर ITC एट्रीब्यूटेबल टू द एग्जम्प्टेड सप्लाई, एंड D2 स्टैंड्स फॉर ITC एट्रीब्यूटेबल टू नॉन बिजनेस पर्पसेस। तो इन टोटल हमारे पास में D1 हुआ 10,000 रुपया और D2 हुआ 2,500 रुपया, यानी 12,500 रुपया। ये 12,500 रुपए जो हम 80,000 की ITC लिए थे
उसके अगेंस्ट में हमको रिवर्सल के रूप में दिखाना है। GSTR 3B में दिखा दीजिए, और किसी कारण से वहां नहीं दिखा रहे हैं तो लॉ ने परमिट किया है कि आप DRC 03 से भी इसको रिवर्सल या पेमेंट कर सकते हैं। और ये मेहनत आपको हर महीने करनी है। मैं ऐसा मानता हूं कि जब भी हम किसी सेमिनार में हम लोग स्पीकर्स लोग बात करते हैं, और मैं भी इस रूल पे कई बार डिस्कस कर चुका हूं, तो मुझे ऐसा हमेशा महसूस हुआ है कि रूल 42 को जब मैं समझाने बैठता हूं तो मुझे लगता है बहुत इजी है, और सुनने वालों को लगता है बड़ा डिफिकल्ट है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस दिन भी जिसने आज तक नहीं किया होगा इस एक्सरसाइज को, एक बार लेके बैठ जाए। समझाने में टाइम ज्यादा लग रहा है, अदरवाइज हर चीज लॉजिकल मैनर में ड्राफ्ट की गई है, और इस तरह से हम कैलकुलेशन निकाल देंगे। एक बार फॉर्मूला सेट कर दिया, फिगर रखते जाओ, और ऑटोमेटिक एक्सेल के ऊपर एक कैलकुलेशन करता चला जाएगा। तो उदाहरण के लिए माना हमने इसे कि एक पर्टिकुलर महीने के डेटा ये थे। उदाहरण के लिए हमने माना कि हमने सिर्फ IGST पे कैलकुलेशन किया है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, ये मेरा जो भी एग्जाम्पल था सिर्फ GST के एक पर्टिकुलर हेड को लेकर था। ये टोटल ITC फॉर द मंथ नहीं है, क्योंकि हमको हेड वाइज कैलकुलेशन करने की आवश्यकता होगी, और फिर इस अमाउंट को हमको रिवर्स करना होगा। ऐसा महीने के महीने करते चले गए। हमने कागज पे एक शीट पे लिख लिया कि हमारे इस महीने में टोटल ITC इतनी थी, कॉमन ITC इतनी थी, टोटल ITC इतनी थी, उसमें से जो साफ तौर पे नहीं ली जा सकती ITC, जो एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जम्प्टेड पर्पस, एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, 17,500 उसको अलग कर दिया। 80,000 अपने इस एग्जाम्पल में हमने ली, हमने इसके अंदर 12,500 रिवर्स किया, और ये हमारा वैल्यू रहा। ऐसा हर महीने करते जाएंगे, बट साल के एंड में एक हिसाब और करना होगा। बस इसके साथ में ही हमारा रूल 42 क्लोज हो जाएगा, बात ही पूरी हो जाएगी। फिर हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं बचेगा, फिर हमारे पास में सिर्फ क्वेरीज हैं आपकी। रूल 42 के लिए ईयर एंड में एक एनुअल एक्सरसाइज करनी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एनुअल एक्सरसाइज के अंदर आपको पूरे साल भर में जितनी कॉमन ITC थी उसकी टोटल लगानी है। एग्जाम्पल के लिए अपना जो एग्जाम्पल चल रहा था उसमें 50,000 रुपए कॉमन ITC थी हमारी। तो अप्रैल महीने की 50,000, मई की कुछ और, ऐसे 12 महीने की कॉमन ITC क्या था उसका टोटल लगा लो। बस इतना ही करना है आपको। ध्यान दीजिए, हमने ऑलरेडी एक्सेल में शीट बना ली है। हर महीने में हमारी कॉमन ITC कितनी थी, हर महीने में हमारा D1 कितना था, हर महीने का D2 कितना था। जैसे ही 12 फिगर चढ़ी, टोटल लगा लेना नीचे कि टोटल कॉमन ITC पूरे साल भर की इतने लाख रुपए। पूरे साल का जो हमने D1 D2 किया है, जैसे अपने एग्जाम्पल में D1 10,000 था, D2 2,500 रुपए था, ऐसा पूरे साल का टोटल लगा के रख दीजिए आप। अब जैसे ही साल खत्म हो जाए, उसके बाद एक निश्चित समय स्क्रीन पे लिखा जरूर है, बट मैं अभी बोल के आपको बताऊंगा, बट एक निश्चित समय के अंदर अब पूरे ईयरली डेटा पर एक सिंगल कैलकुलेशन D1 D2 की और करनी है। ऐसा मान लो जैसे पूरा साल अपना आप में एक टैक्स पीरियड था। तो जो आपकी कॉमन ITC, यानी अपने इस एग्जाम्पल में 50,000 रुपए अप्रैल महीना मान रहे हैं हम लोग, ऐसी सारी कॉमन ITC की टोटल आपने एक्सेल पे लगा ली है। उस फिगर के ऊपर मल्टीप्लाइड बाय E फॉर द होल ईयर। पूरे साल में हमारी जितनी एग्जाम सप्लाई हुई है, एग्जाम सप्लाई का वैल्यूएशन का तरीका हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो जितनी एग्जाम सप्लाई है उसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर करो, तो इससे पूरे साल का D1 निकल जाएगा। सिमिलरली पूरी कॉमन ITC का 5% निकाल लो, वो हमारा D2 निकल जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो और कंपेयर करो कि हमने जो मंथ टू मंथ बेसिस में D1 और D2 हमने रिवर्स किए थे, उनकी टोटल कितनी है। अपने एग्जाम्पल को फिर याद करें तो हमारे एग्जाम्पल में D1 10,000 निकला था। मैं स्क्रीन पे एक बार फिर दिखाना चाहूंगा। D1 10,000 निकला था, D2 2,500 रुपए निकला था, यानी 12,500 रुपए हमारा एक पर्टिकुलर मंथ का था। ऐसे दूसरे मंथ का, ऐसे तीसरे मंथ का, ऐसे 12 महीने का क्या टोटल है हमारा। और ईयरली कैलकुलेशन के बेसिस पर D1 D2 कितना निकला। अगर साल भर का D1 D2 ईयरली कैलकुलेशन के बेसिस पर जितना निकला वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू D1 D2 व्हिच वी हैव डन फॉर ऑन ए मंथली बेसिस, इसका मतलब ये निकला
कि पूरे साल के डेटा के आधार पे जो आपको रिवर्सल बनता था वो ज्यादा बनता था रादर देन जो आपने मंथली कैलकुलेशन किया तो बना। यानी फाइनली यही वाला फिगर है जो एनुअल एक्सरसाइज है। अगर ये ज्यादा बनता था आपका रिवर्सल, इसका मतलब है आपसे कुछ रह गया है। अब आप वो जो ज्यादा आपका एनुअल कैलकुलेशन हुआ है वो रिवर्स कर दीजिए 3B में दिखाकर या DRC 03 में दिखाकर, और ये एक्सरसाइज आपको अगले साल के सितंबर के रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक करनी है। और खास बात यह है कि इसको 1 अप्रैल यानी साल खत्म होने के अगले दिन से ही 18% ब्याज के साथ आपको रीपे करना है। I'll try to explain the rationale or logic behind this aspect. लॉजिक ये है कि जो एनुअल फिगर है, क्योंकि हम कहीं बीच में बात कर रहे थे कि मंथली कुछ होगा, मंथली कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ मैनिपुलेशन हो सकता है। मैंने वही कहा था कि नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा, ईयर एंड में सब ठीक हो जाएगा। तो जो आपने मंथली कहीं डाटा कहीं ऊपर नीचे हो गए होंगे, उदाहरण के लिए किसी महीने में हमारी खूब सारी कॉमन आईटीसी आई जो कॉमन नेचर की तो होती है, बट मानो उस महीने के अंदर एग्जाम सप्लाई कुछ नहीं हुई है और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई हुई है, तो टेक्निकली तो जो हमारा D1 D2 निकलेगा उस महीने में कुछ भी रिवर्सल नहीं बनेगा क्योंकि हमारे को एग्जाम सप्लाई हुई नहीं। ऑन दी कॉन्ट्ररी, किसी महीने में कुछ कॉमन सप्लाई आई, काफी कॉमन इन आईटीसी थी, लेकिन उस महीने में सिर्फ एग्जाम सप्लाई हुई, बाकी का कुछ नहीं हुआ, बाकी भी स्टॉक पड़ा ही हुआ है, उसको उस महीने में कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं हुई। तो उस फॉर्मूले के हिसाब से तो उस मंथ में पूरा जो कॉमन आईटीसी पूरा रिवर्स हो जाएगा, तो फायदा नुकसान कुछ भी हो सकता है। तो लॉ चाहता है कि नहीं, जो मंथली किया वो तो एडहॉक था, अब ईयर एंड पे पूरे साल भर के फिगर पर रिकैलकुलेट कर लो। जैसे ही पूरे साल के फिगर पर रिकैलकुलेट करोगे आप, तो ये फिगर फाइनल है। अगर ये फिगर जो आपने मंथली किया है उससे ज्यादा है, इट डज मीन कि आपको ज्यादा रिवर्सल करना बनता था, और चूंकि आप तो ऑलरेडी अवेल कर चुके हो, सरकार को लॉस ना हो, तो साल के बीच में जो हुआ सो हुआ, लेकिन 1 अप्रैल से अब आपको ब्याज भी देना है सेक्शन 50 का जो कि 18% है। आप चाहें तो इसको अप्रैल महीने में हिसाब करके खत्म करो, लेकिन लेटेस्ट बाय द रिटर्न ऑफ सितंबर फॉलोइंग द ईयर in for which the calculation is being made. As a auditor, as a tax consultant, what I personally advise, अगर हमको इसमें देर नहीं करना चाहिए, जितना जल्दी हो कैलकुलेशन कर लेना चाहिए। इसका कारण है 18% का ब्याज। शायद कई बिजनेस 18% की कॉस्ट बियर करना पसंद ना करें, पर जब रिवर्स करना ही है कि अगर मान लो साल भर की कैलकुलेशन 3 लाख आती थी और हमने जो मंथ टू मंथ किया है उसकी कैलकुलेशन 2.5 लाख आ रही है, यानी 50,000 रुपए हमको सरकार को देने हैं, और तो उसका ब्याज क्यों दे? जब हमारे पास अकाउंट में पड़े हैं, करंट अकाउंट में बैलेंस पड़ा है, तो दो ना, उसका भी कॉस्ट क्यों लगे? एक कारण ही, दूसरा कारण और अभी बताता हूं उससे पहले सेकेंड पॉइंट। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने जो मंथ टू मंथ कैलकुलेशन किया है वो ज्यादा है इन कंपेरिजन टू ईयर एनुअल कैलकुलेशन। एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं कि मंथ टू मंथ जो किया था अप्रैल से लेके मार्च तक का, उसकी टोटल लगाई D1 D2 की मिलाकर, वो सब मिला के 2.5 लाख रुपया, और जो हमने ईयरली फिगर के ऊपर कैलकुलेशन किया इट केम टू लाइक 2,10,000 रुपीज। टेक्निकली तो ये हो गया कि 40,000 हमने ज्यादा रिवर्स कर दिया। रूल सेज नो प्रॉब्लम, यू कैन रीअवेल सच क्रेडिट। आपने जो गलत ज्यादा रिवर्स कर दिया उसको वापस 40,000 का आप आईटीसी ले लीजिए, लेकिन ध्यान रहे ये रीअवेल करने के लिए समय सीमा वही है, यानी कि जो सितंबर का रिटर्न फाइल करें उस रिटर्न तक ही आप रीअवेल कर सकते हैं। अगर वो निकल गया तो खत्म है केस। अब यहां पर एज ए प्रोफेशनल हमारे को कॉल लेने की जरूरत है। हमको अगर ईयरली एक्सरसाइज आप मंथ टू मंथ तो कर रहे हैं, ईयरली एक्सरसाइज नहीं किया आपने, हो सकता है आपका ईयरली एक्सरसाइज D1 D2 जो है ईयरली जो है वो लेस है इन कंपैरिजन टू द टोटल ऑफ मंथली D1 D2, और आप रह गया आपसे और सितंबर का रिटर्न भी चला गया, अब कुछ नहीं होता, आपका आईटीसी लैप्स हो गया। जहां तक अगर सिचुएशन नंबर 1 होती, यानी कि आपको ज्यादा रिवर्सल करना बनता था और आपने किया कम है, आपने सितंबर तक नहीं भी किया, तो क्या फर्क पड़ता है? सरकार के पास तो मौका है, बाद में भी वसूलेंगे तो ब्याज से ही वसूल लेंगे। आपको बोला जरूर है कि सितंबर तक करना है, बट सितंबर के बाद भी होगा तो भी वो तो वसूल सकती है ना।
उसका क्या रिपरकेशन होगा मैं अभी अगली स्लाइड में कहीं बात करूंगा। तो ये चीजें हमारे पास में रूल 42 को लेकर पूरी बात है, लेकिन अभी इसके अंदर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की बात मैंने नहीं की है। मेरा इंटरेस्ट यहाँ पर डिस्कस करने का एक जनरल आइडिया है। रियल एस्टेट को मैं बहुत ज्यादा डील नहीं करना चाह रहा, बट मेरी बात अधूरी रहेगी अगर मैं रियल एस्टेट को टच ही ना करूं। हो सकता है कि जो अगली स्लाइड्स में रियल एस्टेट की बात करूं शायद बहुत लोगों को काम ही ना पड़े, बट फिर भी मैं टच तो इसलिए करूंगा, उसकी बात तो पूरी इसलिए करूंगा कि एक जगह पर रूल 42 की एक बार पूरी बात तो हो जाए। बट यहां तक की बात को एक बार फिर ब्रीफ करता हूं। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, आपके पास में प्योरली टैक्सेबल सप्लाई है, आपको रूल 42 की जरूरत ही नहीं है। आपके पास प्योरली एग्जम्प्टेड सप्लाई है तो भी रूल 42 की जरूरत नहीं है, आपको आईटीसी लेने की एलिजिबिलिटी बनती है। बट अगर आपके पास दोनों है तो ही रूल 42 की जरूरत पड़ती है। और ध्यान रहे रूल 42 सिर्फ इनपुट और इनपुट सर्विसेज की आईटीसी को लेकर बात हो रही है। तो उसमें करना ये होता है कि पूरे महीने में जितनी आईटीसी आपकी है उसको एक जगह लिखो, पहले उसमें से वो 3 चीजें कम कर लो जिसकी आईटीसी मिल ही नहीं सकती, यानी उनमें से कौन से इनवॉइसेस ऐसे हैं जो साफ तौर पर इनवर्ट सप्लाई के ऐसे इनवॉइसेस जो साफ तौर पर एग्जम्प्टेड से रिलेटेड है, साफ तौर पर नॉन बिजनेस रिलेटेड है, साफ तौर पर 17(5) है, उसको अलग कर दो। फिर उसमें से छांट लो फर्दर कौन से इनवॉइसेस हैं जो साफ तौर पे टैक्सेबल से संबंधित है, उसकी आईटीसी ले लो, उसकी आईटीसी ले लो। मतलब ले लो सो मतलब ले तो ली हमने, क्योंकि हमारे पास जो टोटल आईटीसी थी उसमें से T1 T2 3 माइनस किया 80,000 रुपए तो हम ले चुके हैं, बट T4 को कैलकुलेशन पर्पज के लिए अलग कर दो। बाकी कॉमन आईटीसी को इन प्रोपोर्शन टू एग्जम्प्टेड जितना है उतना रिवर्स कर दो, और नॉन बिजनेस के लिए कॉमन का 5% माना जाएगा। ये मैकेनिकल है, इसका कुछ नहीं कर सकते, कोई रैशनल नहीं, कोई लॉजिक नहीं। शायद लॉ मेकर्स के माइंड में ये था कि नॉन बिजनेस का इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, बड़ा मुश्किल है, वो तो नॉन बिजनेस है, शायद नॉन फाइनेंशियल है, नॉन विदाउट कंसिडरेशन है, उसका करना बहुत मुश्किल होगा, इसने एडॉक 5% कर दिया। और ये महीने टू महीने एक्सरसाइज करनी है, आपको हेड वाइज करनी है, और ईयर एंड में आपको एनुअल एक्सरसाइज करके कंपेयर करना है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, एनुअल एक्सरसाइज ये फाइनल फिगर है जो कि हमको फाइनली मिलने वाला है, फाइनली हमको ये रिवर्सल करना बनता है। तो वो अगर ईयरली एक्सरसाइज करने के बाद में जो फाइनल फिगर है वो फिगर हमारी मंथली वाले से ज्यादा है, तो जितना ज्यादा और रिवर्स करना है वो और कर दीजिए, लेकिन 1 अप्रैल से हमारा ब्याज चालू हो गया है। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, अगर हमारा ईयर एंड में जो रिवर्सल का कैलकुलेशन बनता है वो कम है और मंथली ज्यादा कर दिया है, तो हमने ज्यादा कर दिया है हम उसको रीअवेल कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई ब्याज तो नहीं मिलेगा। बट at the same time another requirement is there that this kind of reavailment of such excessively reversed ITC can be done latest in the return of the following September month. Now coming on to the real estate project. रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को लेकर हम सबको मालूम है कि 1 अप्रैल 2019 से एक बड़ा चेंज आ गया। चेंज ये आ गया, जितने रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं जो उसके बाद शुरू हुए हैं उन्हें कोई चॉइस नहीं है, उनको आईटीसी नहीं मिलेगी, स्ट्रेट वे वो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में एक फिक्स परसेंटेज से 1.5%, 7.5%, आई मीन इट 1.5% एंड 7.5%, 1 और 5 नहीं, 1.5 एंड 7.5, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है 11/2017 जो रेट को डील करता है वह 1.5%, 7.5% लिखा है। ये अलग बात है कि अगर वो 1.5%, 7%, 7.5% के अंदर जो वैल्यू है, इफ इट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ लैंड आल्सो, इन दैट केस 1/3 ऑफ द वैल्यू विल बी treated towards value of land and that will be reduced, and on that reduced amount 1.5% and 7.5% will be calculated, and that is equal to 1%, 5% of the total amount, but बोलचाल की भाषा में 1.5 बोलते हैं। तो 1.5%, 7.5% वाले जो 1 अप्रैल 19 के बाद के हैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, उनको तो आईटीसी मिल ही नहीं सकती। जो पहले के प्रोजेक्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट चल रहे थे, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट चल रहे थे, उनको वन टाइम ऑप्शन दिया गया था कि वो चाहें तो नए सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएं, अगर कन्वर्ट होना चाहते हैं तो एक हिसाब कर पुराने वाले आईटीसी का हिसाब कर लिया जाए, खत्म करो उसको, और चाहें तो आईटीसी के साथ कंटिन्यू कर जाए।
इसलिए रूल 42 के हिसाब के लिए भी हमको रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। बट श्योरली कोई ऐसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो बाद में ही शुरू हुए हैं उनका हिसाब तो काफी सरल हो जाएगा। तो देखिएगा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को लेकर क्या रूल 42 कहता है। रूल 42 सेज कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के रेस्पेक्ट में T4 कभी कुछ नहीं माना जाएगा। इसलिए नहीं मानेगा, आप याद कीजिए T4 वो चीज होती है यानी कि किसी इनपुट सर्विसेज का ऐसा आईटीसी जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए। तो लॉ मेकर सेज दे थिंक्स कि चूंकि अभी हमें मालूम नहीं है कि कंस्ट्रक्शन के अंदर एग्जम्प्टेड कितना रहने वाला है, क्योंकि हो सकता है कुछ आज तो हमें नहीं मालूम पड़ रहा है बट आगे चलकर ये सीसी यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाद बिके तो वो एग्जम्प्टेड हो जाएगा। तो अभी हमें मालूम नहीं पड़ पा रहा है, इसलिए हम डे 1 को मंथ टू मंथ बेसिस कैलकुलेशन के केस में हम T4 हमेशा 0 मानेंगे। यानी कि जो आपकी टोटल आईटीसी फॉर द मंथ बने उसमें से जो नॉन बिजनेस की क्लियर है, जो एग्जम्प्टेड क्लियर है, जो T17.5 क्लियर उसे बाहर करो और स्ट्रेट वे वही फिगर आपका कॉमन आईटीसी और हिसाब कर लो। एक चीज रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का एक मेन पॉइंट। दूसरा मेन पॉइंट जो पहले मैंने स्क्रीन पे कहीं बोला था, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में हमेशा कैलकुलेशन जीएसटी वाइज ही नहीं, मंथ वाइज ही नहीं, बट उसके अंदर भी प्रोजेक्ट वाइज होगी और प्रोजेक्ट वाइज हमको सारे हिसाब करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली सी का अलग, एस का अलग और आई का अलग। और D1 कैसे निकालेंगे? अब जब T4 कुछ है ही नहीं है तो जो हमारा T में से T1 T2 T3 माइनस कर दिया, जो बचा है वो पूरा डायरेक्टली हमारा कॉमन आईटीसी हो गया। अब उसमें D1 D2 कैसे निकालेंगे? हमें मालूम है D1 जो कि एग्जम्प्टेड से रिलेटेड है, क्योंकि D2 तो सिंपल है, कॉमन का सीधा 5%, बट D1 कैसे निकालेंगे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के केस में? तो D1 इज इक्वल टू कॉमन आईटीसी मल्टीप्लाइड बाय ई मल्टीप्लाइड डिवाइड बाय F। तो वो कैसे निकालेंगे? उसे निकालने के लिए ई किसे कहते हैं, एग्जम्प्टेड किसे कहेंगे? यहां पर एक नया शब्द है, यहां पे वैल्यू से नहीं चलेंगे। याद कीजिए कि जब हम वहां पे D1 D2 नॉर्मली निकाल रहे थे तो एग्जम्प्टेड का टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, यहां पर हम टर्नओवर से नहीं चलेंगे, यहाँ कारपेट एरिया से चलेंगे। यानी कि हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर जो हमने एग्जम्प्टेड सप्लाई की है उसका कारपेट एरिया कितना है। और एग्जम्प्ट सप्लाई किसे कहेंगे? हमें मालूम है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के केस में जब हम शेड्यूल नंबर 2 के पैरा नंबर 5B के हिसाब से बात करते हैं तो जो भी सेल एग्रीमेंट टू सेल जिसका कोई कंसिडरेशन हमने रिसीव नहीं किया बिफोर ऑब्टेनिंग द बिफोर इशुएंस ऑफ द कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूशन व्हिच वाज अर्लियर, वी विल नॉट बी डीलिंग विद दोस टर्मिनोलॉजी, उसका क्या मीनिंग निकलेगा। बट द पॉइंट इज अगर हमने ऐसे उसमें से कुछ चीज ऐसी बेची, एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, बहुत सारी शॉप्स हैं उसके अंदर और उन शॉप्स के अंदर हमको ई और एफ निकालना है, तो हम देखेंगे इनमें से इस महीने के अंदर, महीने वाइज कैलकुलेशन हो रहा है, इस प्रोजेक्ट के अंदर इस महीने के अंदर कितनी शॉप्स ऐसी हैं जो सीसी के बाद बेची। बोले नहीं अभी तो कुछ नहीं बेचा। तो जो बेची अगर बेची तो उसका कारपेट एरिया का क्या मतलब होता है अभी बताऊंगा मैं आपको। प्लस जितनी बेच दी, जो एग्जम्प्टेड सप्लाई है वो तो है ही है, इसके अलावा अन्य कोई और ऐसा एरिया जो प्रमोटर खुद कहता है कि मैं सीसी के बाद बेचूंगा, उसको भी यहां हम ई के अंदर ही मानेंगे। और इसके अंदर उसको भी हम मानेंगे जो कि हम ऑलरेडी उस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कुछ चीजें ऐसी है जिसपे हम ऑलरेडी 1.5% और 7.5% वाले में आ गए। याद कीजिए जहां 1.5% 7.5% रेसिडेंशियल वाले पार्ट पर लगा करता है उस केस में आईटीसी नहीं मिलता है। तो ये सब जो वैसे टैक्स दे रहे हैं उसके ऊपर हम 1.5% और 7.5%, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ दिस कैलकुलेशन कॉमन आईटीसी का जो हमें हिसाब करना है उसके अंदर उसको भी हम एग्जम्प्टेड सप्लाई में मानेंगे। कारपेट एरिया का क्या मतलब होता है अभी जस्ट डील करता हूं, लेकिन एफ और डील कर लूं मैं। एफ यानी कि टोटल कारपेट एरिया कितना है आपका पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, सबके सारे जितने प्रोजेक्ट जितने भी आपकी यूनिट्स हैं चाहे बिकी नहीं बिकी, टोटल कारपेट एरिया कितना। मैं कह सकता हूं कि एक प्रोजेक्ट के अंदर एफ हर महीने के लिए लगभग बराबर ही रहने वाला है।
शायद कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर डे 1 को डिसाइड हो जाता है कि हमारा एग्रीगेट कारपेट एरिया कितना है, कितना बना उससे मतलब नहीं है, एग्रीगेट कारपेट एरिया ऑफ द अपार्टमेंट्स इन द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट के अंदर जितना एग्रीगेट कारपेट एरिया है वो पूरा का पूरा हम एफ मानेंगे। अब कारपेट एरिया किसे कहते हैं? कारपेट एरिया का बड़ा इंपॉर्टेंस है वर्ड का, इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि जब हम 1.5% और 7.5% लेते हैं तो हमें मालूम है कि 1.5% जो होता है वो अपने आप में अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए है। तो अफोर्डेबल में 1.5% है और वहां 7.5% बड़ा फर्क है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग उसे कहते हैं जहां पर वो मेट्रोज के अलावा, इंदौर जैसी सिटीज भी मेट्रोज के अलावा में आएगी, तो उसके अंदर एक यूनिट का, रेसिडेंशियल यूनिट का कारपेट एरिया 90 स्क्वायर मीटर है, और मेट्रोज और कुछ एक दो और सिटीज में हैदराबाद, बैंगलोर भी है, उसके अंदर 60 स्क्वायर मीटर तक का, एंड उसका जो वैल्यू है वो 45 लाख है। तो कारपेट एरिया का क्या मतलब है? कारपेट एरिया का मतलब, जैसे एक फ्लैट की बात करें तो फ्लैट की जो आउटर वॉल्स है, फ्लैट के अंदर की इंटरनल वॉल्स भी होती है बट आउटर वॉल्स है, उसके अंदर अंदर का एरिया। अन्य शब्दों में, एक उदाहरण के लिए, एक सरल उदाहरण के रूप में कहना चाहूं तो 1 मिनट के लिए मान लो कि अंदर की सारी दीवारें हटा दी और एक दरी बिछाई जाए, कारपेट बिछाई जाए, तो कितना एरिया कवर करेगा? दैट इज कारपेट एरिया। एंड इट इज रिलेवेंट टू नोट ओवर हियर कि उसमें जो बालकनी होती है, ओपन टेरेस होता है, उसको काउंट नहीं करना है। सिर्फ जो अंदर है, ऐसा हो सकता है एक फ्लैट अंदर अंदर एरिया तो 55 स्क्वायर मीटर है, मेट्रोज की बात कर रहे हैं, उसके साथ में बालकनी है, उसमें 15 स्क्वायर मीटर की बालकनी दे दिए, तो ये अफोर्डेबल में चला गया। तो हमें जितनी यूनिट्स एग्जम्प्टेड सप्लाई की हैं, जो हमने उस महीने में हमारी तय हो चुकी है, प्लस जितनी प्रमोटर आइडेंटिफाई करता है कि हमें इसे सीसी के बाद ही दूंगा, वो पूरी एग्जम्प्टेड है, प्लस इनमें से कौन सी ऐसी यूनिट्स हैं जो कि इस पे एक स्पेशल रेट जीएसटी से पे होता है, यानी 1.5%, 7.5% वो पूरा एग्जम्प्टेड है, डिवाइड बाय टोटल कारपेट एरिया ऑफ ऑल द अपार्टमेंट, वेदर रेसिडेंशियल, नॉन रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, व्हाटएवर इट इज, टोटल। इस तरह से D1 मंथ टू मंथ बेसिस पर निकाला जाएगा। ईयर एंड पर, नॉट ईयर एंड, लेकिन जब यहां, सॉरी, ईयर एंड की बात पहले करूंगा। जैसे कि नॉर्मली हमने देखा था ईयर एंड पे एनुअल एक्सरसाइज करनी होती है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो इस तरह के कॉमन आईटीसी की बात कर रहे हैं, ईयर एंड का कोई काम नहीं है, उनको एक बार ही फाइनल हिसाब करना है जब आपको सीसी मिल जाए। हो सकता है प्रोजेक्ट 4 साल चला जा रहा है, 4 इयर्स। हाँ, एक चीज और हाईलाइट करूंगा यहाँ पर, मैं एक चीज मिस कर रहा हूँ कि कारपेट एरिया की डेफिनेशन में लाया कहां से? भाई, कारपेट एरिया की डेफिनेशन लॉ में नहीं दे रखी है, उन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर 11/2017 जो रेट कन्वर्शन है उसके नीचे कारपेट एरिया को डिफाइन किया, और डिफाइन यह किया कि कारपेट एरिया का मतलब वही होगा जो रेरा के अंतर्गत डिफाइंड है। रेरा को रेफर करना पड़ेगा, और रेरा में जो मीनिंग दिया है वही मीनिंग मैंने आपसे शेयर किया है। सो कमिंग बैक, तो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए आपको मंथ टू मंथ तो ये कैलकुलेशन करना रहेगा, लेकिन आपको एनुअल एक्सरसाइज नहीं करनी है इसमें। ये एक्सरसाइज होगी सिर्फ एक बार जब प्रोजेक्ट को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है, तब तक हर महीने आप लेते जाइए, जैसा हम हिसाब करते रहिए, आपको कुछ भी नहीं करना, हर महीने लेते जाइए। फाइनल कैलकुलेशन अब उस टाइम करेंगे जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा, और उसका हिसाब वैसे ही फाइनल कैलकुलेशन करेंगे, और अगले महीने के सितंबर मंथ तक उसको हम एडजस्ट करेंगे। वो सेम बात, उसका D1 D2 निकालेंगे पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर, शुरू से लेकर अभी तक कितनी आईटीसी ले चुके हैं आप, और अब उस पूरी आईटीसी पे रिकैलकुलेट करोगे फाइनली आपका क्या रहा। तो इसका हिसाब कैसे होना है, ये इसका एक फॉर्मूला है, ये स्क्रीन के ऊपर शेयर्ड है, और मैंने स्क्रीन पे इसको मेंशन किया हुआ है। मैं फास्टली बोल तो देता हूं, बट ये आप लोग कभी भी स्क्रीन से चेक कर सकेंगे कि कैसे हिसाब होना है। एक फाइनल कैलकुलेशन किया जाएगा कि अगर कॉमर्शियल पोर्शन का हिसाब कैसे किया जाए, तो कॉमर्शियल पोर्शन का हिसाब होगा जब सीसी मिल जाएगा, तो उसके लिए कॉमन हिसाब करने के लिए हमें एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड और देना चाहूंगा, एंड आई विल बी अ लिटिल बिट फास्ट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ऑल बिकॉज ऑफ अ वेरी सिंपल रीजन दैट मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स may not be conversant or may not be having any kind of clientele of real estate project.
but since it is there in rule number 42, we should have a slight enlightening kind of concept of this real estate project also. तो फाइनल कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू कॉमर्शियल पोर्शन आफ्टर गेटिंग सीसी कैसे किया जाएगा, तो इसका एक बैकग्राउंड में देना चाह रहा था कि देखिए हमारे पास 2-3 तरह के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो 1 अप्रैल 2019 से पहले से चल रहा था। अगर 1 अप्रैल 19 से पहले से चल रहा था और वो रेसिडेंशियल था, प्योर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट था, और उन्हें उसी दिन तय कर लिया कि नहीं, हमको तो अब नए सिस्टम में आना है, यानी कि 1.5% और 7.5% वाले में आना है, तो उनको उसी समय पुराने सारे आईटीसी का हिसाब कर लेना था। कर लिया उन्होंने, उस समय कर लिया। अब वो जब नए 1 अप्रैल के आगे बढ़ेंगे तो अब तो उनको आईटीसी लेने का अधिकार ही नहीं है। तो ना तो उन्होंने कोई मंथली लिया है, ना कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद कोई हिसाब करने की उनको जरूरत है। सिचुएशन नंबर 2, एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ही था जो पहले से चला आ रहा था और उन्होंने ऑप्शन लिया नहीं, हम तो ट्रांजिशन वाले सिस्टम में नहीं जाएंगे, हमको तो आईटीसी लेना ही था, और आईटीसी कंटिन्यू करते हैं। पुराना भी लिया हुआ है, शायद यूज भी किया हुआ है, आगे भी लिए जा रहे हैं। अब इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद में जो हिसाब की बात हम करने जा रहे हैं वैसा हिसाब करना पड़ेगा। तीसरा एग्जाम्पल, एक ऐसा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट था जो पहले से चल रहा था, प्योरली कॉमर्शियल था। कॉमर्शियल था तो वहां पे आईटीसी तो उनको मिलना ही था, क्योंकि उनको टैक्स भी लगना है, उनके लिए 1.5% 7.5 वाली स्कीम ही नहीं थी, उनको ट्रांजिशन का सवाल नहीं उठता है। वो पहले से आईटीसी लिए आ रहे हैं, आगे भी लेंगे, 1 अप्रैल 19 के बाद भी लिए होंगे। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा हिसाब करेंगे, फाइनल हिसाब करेंगे। फोर्थ सिचुएशन, कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो 1 अप्रैल के बाद ही स्टार्ट हुआ है, कमेंस हुआ है, तो उनके लिए तो चॉइस ही नहीं है, उनको 1.5% 7.5% का ही रेट लेना था, उन्हें कोई आईटीसी नहीं मिलेगी, कोई लास्ट में हिसाब नहीं करना है। एंड लास्ट एग्जांपल, कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है जो कॉमर्शियल कोई डील करता है, 1 अप्रैल के बाद शुरू हुआ है, मंथ टू मंथ उन्होंने जो आईटीसी लेना है वो अपने पिछली स्लाइड्स के हिसाब से लेंगे। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो उसका हिसाब करेंगे। सिंपल है, ऐसा सिंपल तो नहीं है, बट मैंने अपनी दर्शक को आपके बीच में ब्रीफली समझाने की कोशिश की कि कितने तरह के प्रोजेक्ट्स होंगे, इसलिए सबका हिसाब करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। हम बात करते हैं पहली स्लाइड के अंदर एक फाइनल कैलकुलेशन कॉमर्शियल पोर्शन को लेकर क्या होगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन और बच गई। एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो पहले से चल रहा था, वो ट्रांजिशन नहीं चाहते थे 1 अप्रैल को, बट उस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में कुछ रेजिडेंशियल था, कुछ कॉमर्शियल था। वो चाहते हैं कि हम नए स्कीम में आ जाएं 1.5% 7.5 वाले, तो उनको उस समय जिस समय ट्रांजिशन हुआ तो एक तरीके से जो कॉमर्शियल वाला हिस्सा है उसका एक हिसाब करने की बात थी, और जो रेजिडेंशियल रिलेटेड थे उसको रिवर्स करने की बात थी। तो अभी हम बात कर रहे हैं एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि रियल आरआरईपी मतलब रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नहीं था। उसका फाइनल हिसाब कैसे होगा? उसका फाइनल हिसाब करने के लिए हम एक C3 एग्रीगेट निकालना पड़ेगा। C3 स्टैंड्स फॉर कॉमन क्रेडिट। तो कॉमन क्रेडिट अप टू कैसे निकलेगा C3 एग्रीगेट, कि अभी तक हमने वो ये कौन सा प्रोजेक्ट है जो पहले से चल रहा था, 19 से पहले से चल रहा था, बट कॉमर्शियल वाले हिस्से का हिसाब करना है। तो जो C3 हमने जो कॉमन क्रेडिट 31 मार्च 19 तक ली थी, मल्टीप्लाइड बाय कारपेट एरिया ऑफ कॉमर्शियल अपार्टमेंट डिवाइड बाय टोटल एरिया ऑफ ऑल द अपार्टमेंट्स, प्लस 31 मार्च के बाद जितनी कॉमन क्रेडिट है। याद कीजिए, अगर ये कॉमर्शियल वाला है तो C3 के लिए तो 31 मार्च के बाद तो पूरी आईटीसी उसको वैसी मिलनी थी। ये एग्रीगेट आईटीसी इतनी हुई। हम एक फाइनल एलिजिबल, ये तो हमारी एग्रीगेट हुई, हम फाइनल एलिजिबल क्रेडिट कितनी बनेगी कि जितना ये हमने कॉमर्शियल से रिलेटेड 31 मार्च से पहले की आईटीसी थी और 31 मार्च 19 से पहले की आईटीसी कितनी, कॉमन आईटीसी कितनी थी, जितनी कॉमन आईटीसी थी मल्टीप्लाइड बाय
a carpet area of the commercial portion divided by total area of the project प्लस 31 मार्च तो पूरा ही लिया है, उसके बाद तो आपने उसके ऊपर मल्टीप्लाइड बाय ई डिवाइड बाय 5। ई स्टैंड्स फॉर प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस पूरे प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद में फाइनली हमारे पास कितना कारपेट एरिया कॉमर्शियल एरिया का है जो एग्जम्प्टेड था, जिसको हमने एग्जम्प्टेड के रूप में बेचा है, या फिर जिस दिन सीसी मिल चुका है, क्योंकि सीसी के बाद ही फाइनल कैलकुलेशन है, जिस दिन सीसी मिल गया है उस समय कितनी यूनिट ऐसी थी जो नॉट बुक्ड थी। Yani with all stretch of thought we can understand now those units will be sold without GST, because after getting completion certificate, if those units are booked or sold, then that will not be subject to GST, and for that reason it will be out of purview of GST. तो E वो होगा और F is the total commercial in the project, उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। ये जो फाइनल एलिजिबल है वो जो हमने ले लिया है उससे कंपेयर करेंगे। अगर ये फाइनल वाला ज्यादा निकला, तो ऐसी दशा में हमको वो रिवर्स करना पड़ेगा, और अगर फाइनल कम निकला तो जो हमने एक्सेस रिवर्स कर दिया है उसको हम अगले सितंबर रिटर्न तक ले सकते हैं। और जब हम अगर फाइनल वाला ज्यादा निकला तो ऐसी दशा में जब हम एक्सेस को रिवर्स करेंगे तो ऐसी दशा में सेक्शन 50 का 1 अप्रैल से ब्याज भी देंगे। और कौन सा 1 अप्रैल? जिस साल में सीसी मिला है उसके बाद वाले 1 अप्रैल से लेकर उस डिफरेंस का हमें एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। नाउ moving on to almost the last slide. मन में एक बड़ा प्रश्न उठता है, इतना कैलकुलेशन, चलो नहीं किया तो क्या हुआ? आई ऑलवेज से कि लॉ को कई बार समझने का सरल तरीका होता है कि क्या समझे कि नहीं समझे, सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए नहीं किया तो क्या हो जाएगा। जब तक कि हमको ये ना मालूम हो कि ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करने पे क्या हो सकता है, तब तक हम सीरियस नहीं होते। जब तक हम कोविड पीरियड के अंदर 10-20 वीडियो नहीं देख लेते हैं कि किस तरह से पुलिस वाले चौराहे पर क्या करवा रहे हैं नॉन कंप्लायंस वालों को, तब तक मन में डर भी नहीं आता है। सिमिलरली यहाँ पर रूल 42 अगर कंप्लायंस नहीं किया तो हो क्या जाएगा? अगर आपने रूल 42 का कंप्लायंस नहीं किया तो वो एक रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी हो जाएगा। यानी कि क्या कंप्लायंस नहीं किया, जैसे अपन अपने मालवा रीजन की बात करें तो ऐसी बहुत सारी यूनिट्स हैं कि सोयाबीन लेकर आए, पूरी आईटीसी ले ली, कुछ अपन ने डीओसी बेचा, ऑयल बेचा, ऑयल के ऊपर तो जीएसटी दे दिया, डीओसी पे अगर जीएसटी नहीं है तो नहीं दिया, तो नहीं दिया, बात खत्म। लेकिन टोटल सोयाबीन के ऊपर आईटीसी लेके बैठे हो। और इवन कुछ केसेस तो आए मेरे पास भी कि सर इतना आईटीसी इकट्ठा हो रहा है, इसका रिफंड कैसे मिलेगा? मैंने कहा भैया रिफंड बात की बात है, पहले रूल 42 का रिवर्सल किए कि नहीं किए? तो नहीं किए। तो देखिए हमारे टैक्स पेयर को तो बहुत आइडिया नहीं है, हमें एज ए कंसल्टेंट को क्लियर कर देना चाहिए रूल 42 का रिवर्सल बनेगा। एंड आई टेल यू फॉर डिपार्टमेंट इट विल बी एफर्ट ऑफ अ मिनट टाइम कि उनको मालूम पड़ेगा कि हमने रूल 42 का रिवर्सल नहीं किया। सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, 1 मिनट में निकाल लेंगे किस किस असेसी ने किस किस टैक्स पेयर का एग्जम्प्टेड टर्नओवर भी था, और फॉर्मूले से उनके सीधा सॉफ्टवेयर से मालूम कर लेंगे किनका एग्जम्प्टेड टर्नओवर भी था, और तुरंत वो भी चेक करेंगे कि इन्होंने रूल 42 का रिवर्सल किया कि नहीं किया। जिसने नहीं किया आउटराइटली हो तो पक्का नोटिस किसी भी समय आ सकता है। सो द पॉइंट इज कि अगर रूल 42 का कंप्लायंस नहीं किया, हमने कोई क्रेडिट हमने जो ली थी ले ली, कोई हिसाब नहीं किया, कोई रिवर्सल नहीं किया, क्या हो जाएगा? नंबर 1, डिपार्टमेंट कैन टेक एक्शन अंडर सेक्शन 73 और 74। I'll not deal much on section number 73-74, but बताना चाहूंगा कि 73 भी रिकवरी के लिए, 74 भी रिकवरी के लिए। wrongful availment of ITC या wrong utilization of ITC केस में सेक्शन 73-74 की कार्रवाई की जा सकती है। 73 कार्रवाई तब की जाती है जब डिपार्टमेंट ही खुद मान रहा है कि आपसे गलती हो गई होगी, जानबूझ के तो नहीं किए हैं, तो 73 की कार्रवाई। और अगर डिपार्टमेंट ये प्रूव करता है कि जो कुछ किया आपने मिलाफाइड इंटेंशन से किया है, फ्रॉडुलेंटली किया है, मिसरिप्रेजेंटेशन से किया है, सब्मिशन ऑफ फैक्ट से किया है, तो 74 की कार्रवाई होती है। और अब आगे बताने की जरूरत नहीं है कि जब सेक्शन 74 की कार्रवाई होती है तो दोनों ही कार्रवाई में ब्याज तो लगना ही है, बट 74 की कार्रवाई होती है तो पेनल प्रोविजंस बड़े हैवी हैं। इट विल बी लाइक 100% ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व्ड।
तो 73 या 74 की कार्रवाई हो जाएगी। और मान के चलिए कि पुराने सारे मैटर्स के केस में 74 लगना वो सामान्य बात होगी, क्योंकि आपने अपने सारे रिटर्न भरे हैं, उसमें नहीं दिखाया यानी मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया। चलो वो सब हो गया था, आपने एनुअल रिटर्न भरा, उसमें भी आपने इसे कवर नहीं किया, तो पक्का आपका मिसप्रेजेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स हो गया। पक्की बात मान के चलिए पुराने सालों के रिस्पेक्ट में अगर 42 खुला, उन्होंने खोला, तो मान के चलिए 74 की कार्रवाई होगी, और 74 की कार्रवाई होगी तो पेनल प्रोविजंस हम नहीं बचा पाएंगे। चलो मान भी लें, हमें बाद में देना पड़ेगा, दे देंगे। और क्या नहीं, और ये है सेक्शन 50 के अंदर इंटरेस्ट लगेगा, 18% का इंटरेस्ट। वी ऑल अंडरस्टैंड, हम बहुत सारे टैक्स पेयर से जुड़े हैं, मालूम है कि सेक्शन 50 का ब्याज 18% का जरूर है, बट बिल्कुल भी बिजनेस उसे अफोर्ड करने के लिए तैयार नहीं होता है। 18% का इंटरेस्ट, इट्स टू कॉस्टली। इसलिए भी हमें समय से 42 का कैलकुलेशन कर लेना चाहिए। और तो और कुछ भी नहीं तो आपने नॉन कंप्लायंस किया लॉ के किसी भी प्रोविजन का, तो सेक्शन 125 के अंदर जनरल पेनल्टी क्लॉज, वारिंग ऑफिसर कैन लेवी पेनल्टी अप टू ₹50,000, वो तो कर ही सकता है। और तो और एक बड़ी प्रॉब्लम और भी हो सकती है, जिसको मैंने स्लाइड्स के बीच में भी हाईलाइट किया था, कि नॉन कंप्लाइंग ऑफ एनुअल एक्साइज। आपने सब कुछ किया 42 का, एनुअल एक्साइज आपने की नहीं है, लास्ट एनुअल एक्साइज जो करनी चाहिए वो नहीं की। वो मैं बीच में भी हाईलाइट कर चुका हूं कि अगर आपकी तरफ से और रिवर्सल बनता है, तब तो डिपार्टमेंट 73-74 के तहत आपसे फर्दर रिकवरी की बात कर सकता है, ब्याज की बात कर सकता है, पेनल प्रोविजंस की बात कर सकता है। लेकिन अगर उल्टी सिचुएशन होती कि जब आपके पास में आपका एक्सेस आईटीसी रिवर्स हो चुका है, एनुअल एक्साइज के आधार पर कम होना चाहिए था, जिसका आईटीसी आपको अवेल करने का अधिकार था, बट आपने ईयर पूरे साल के एंड में एनुअल एक्साइज नहीं की है, तो यू विल बी just debarred from your genuine and legitimate right of re-availing such excessively reversed ITC. That will be a direct financial loss. डिपार्टमेंट को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको सीधा सीधा वो आईटीसी जो मिलना था वो सीधा सा कैश लॉस जैसा होगा, जो हमें रिवर्स कर देना चाहिए था। So friends, I have tried all my best to make you understand about this rule number 42. I know it's very difficult to understand, very probably simple to explain but very difficult to understand. We always say कि जब हम किसी चीज को समझाने बैठते हैं तो सबसे ज्यादा अच्छा समझ में उसको आता है जो समझा रहा है, तो उसमें तो पूरा समझा हुआ है, समझने वाले को थोड़ी दिक्कत आती है। हमारी ब्रांच ने, सीए ब्रांच ने बहुत अच्छे एफर्ट्स किए हैं इस कोविड के दौरान। ना सिर्फ हमारे लिए वेबिनार अरेंज हुआ है, बल्कि इसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास में हमेशा यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो इन दैट केस हम रिविजिट कर सकते हैं इन चीज़ों को, और कभी कुछ डाउट हो तो वापस से ले सकते हैं। अभी मीनवाइल तो मैं कुछ डाउट्स जो आपके लाइवली यहाँ पर हैं उनको तो मैं डील करने की कोशिश करता हूँ। एक मेरे पास में डाउट आया था, उसको मैं डील करता हूँ। पहले एक क्वेश्चन रूल 42 को लेकर हर्ष जाजू ने पूछा था मेरे से कि रूल 42 के रेस्पेक्ट में अगर हमारे पास में ओपनिंग आईटीसी है, कीर्ति जी आपने मुझे फॉरवर्ड भी किया था इसे। यस सर। तो अगर रूल 42 के अंदर ओपनिंग आईटीसी है हमारे पास, तो क्या उसका भी हिसाब करना पड़ेगा? नो, बिल्कुल नहीं। मैं सबके कन्वीनियंस के लिए एग्जांपल लेता हूं कि जब हम जीएसटी के दायरे में आए 1 जुलाई 17 में, हमारा कोई ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था, और वो जो भी स्टॉक था वो विद रिलेटेड टू टैक्सेबल सप्लाई था, तो हमने लेजिटिमेटली उसको स्टॉक को भी आगे कर लिया, या तो उसका वेट क्रेडिट वगैरह लिया था, पुराने में एडजस्ट भी हो चुका है, या जो बची हुई क्रेडिट थे आगे फॉरवर्ड कर लिए। लेकिन आने वाले समय में हमारी वन ऑफ द सप्लाई बिकम एग्जम्प्टेड सप्लाई, हमारी कई सप्लाई थी, एक एग्जम्प्टेड हो गई, लेकिन हमारा स्टॉक तो वो वाला यूज हो रहा है जिसका हम पूरा आईटीसी लिए हुआ है। तो क्या उससे रिलेटेड आईटीसी का भी कोई रिवर्सल रूल 42 में करना है? द आंसर इज नो। लॉजिकली होना चाहिए, बट नो, लॉ डजंट से लाइक दिस। लॉ कहता है मंथ टू मंथ देखो और पूरे साल का देखो। तो और पूरे साल में जो हमारी ट्रांजिशनल आईटीसी आई है ट्रान 1 से, वो आईटीसी नहीं है, वो आईटीसी नहीं है, मैं रिपीट करता हूं, वो आईटीसी नहीं है, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट लॉ के अंदर डिफाइंड वर्ड है, शायद सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 होना चाहिए।
और उसके अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर इस लॉ के अंदर चाहे 9394 हो या फिर आईजीएसटी का 5354 आरसीएम वाला हो या आईजीएसटी हो या सीजीएसटी और एसजीएसटी, इसी को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। वो जो ट्रांजिशनल क्रेडिट है उसको नहीं इनपुट क्रेडिट कहा गया है, इसलिए फेवर हो सकता है किसी केस में। तो डेफिनेटली लॉ ने नहीं कहा, आप साइलेंट रहिए, आपको कोई रिवर्सल उसकी करने की जरूरत नहीं है। एक और क्वेरी थी, वो डील कर लेता हूं, फिर कीर्ति जी मुझे हाईलाइट कीजिएगा कि और क्या क्वेरीज हैं हमारे सामने। एक क्वेश्चन पूछा किसी ने कि हम माइग्रेटेड रजिस्टर्ड पर्सन है और हमको आईटीसी मिला हुआ है, पुराना स्टॉक भी है और आईटीसी मिला हुआ है। अब होता क्या है, एक फाइन डे हमारा प्रोडक्ट एग्जम्प्ट हो जाता है, तो क्या हमको रूल 42 के अंदर वो जो स्टॉक बचा हुआ है जो अब एग्जम्प्टेड सप्लाई में जाएगा उसका आईटीसी रिवर्सल करना है? आंसर इज नो। अगर आपका कोई स्टॉक था जो ऑलरेडी टैक्सेबल था, हम उसका आईटीसी ले चुके हैं, उस समय तक वाली सप्लाई हमारी टैक्सेबल थी, हम आईटीसी ले चुके हैं, आने वाले किसी महीने में अगर आपका वो प्रोडक्ट एग्जम्प्ट हो जाता है तो रूल 42, आई रिपीटेड, रूल 42 में कोई रिवर्सल की जरूरत नहीं है। बट सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन नंबर 4 सेज कि अगर किसी भी टैक्स पेयर की सप्लाई टैक्सेबल से एग्जम्प्ट हो जाती है, तो जिस दिन एग्जम्प्ट होगी उस दिन जितना स्टॉक उसके पास पड़ा हुआ है उसके अंदर कंटेन्ड आईटीसी का आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। ना सिर्फ इतना, जो कैपिटल गुड्स पड़े हैं उस कैपिटल गुड्स के रेस्पेक्ट में प्रोपोर्शनेट बेसिस पर आपको आईटीसी रिवर्स करना होगा। आपके पास अगर बैलेंस नहीं बचा है इतना आईटीसी का जो तो रिवर्सल का कैलकुलेशन हो रहा है, तो आपको कैश में भरना पड़ेगा। और बाय द वे आपके पास आईटीसी का बैलेंस ज्यादा है और ये जो हिसाब 18(4) में करना है उसमें रिवर्सल कम बनता है, तो ऐसी दशा में जितना रिवर्सल करना है वो तो रिवर्सल कर दीजिए और बाकी बचा आईटीसी लैप्स हो जाएगा। So these are two queries that was for before me. ये तो मैंने डील किया। कीर्ति जी जरा हाईलाइट करेंगे कुछ और क्वेरीज रूल 42 को लेकर हो तो एक है कि सर वेयर द आईटीसी ऑफ जीएसटी पेड एज रिसिपिएंट अंडर आरसीएम इज कवर्ड अंडर रूल 42। एक बार रिपीट कर दीजिए। आईटीसी पेड, सर आईटीसी पेड, ओके, आईटीसी ऑफ जीएसटी पेड, आरसीएम के अंदर हमने जो आईटीसी पे किया है उसको रिवर्सल करना होगा क्या रूल 42 में? हाँ दैट इज बिल्कुल द बेसिक क्वेश्चन। देखिए जो आरसीएम के तहत आपने टैक्स भरा हुआ है वो है तो आपकी आईटीसी। अगर आईटीसी है तो आपको वही रूल 42 का पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या वो आरसीएम के तहत आईटीसी 17(5) वाली है तो पूरी चली जाएगी, कॉमन वाली है वही फॉर्मूले के साथ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक और बहुत छोटी सी क्वेरी है सर, हालांकि आपने उसको कवर कर लिया था, मनीष कोठारी जी की हाँ, है कि क्या पेट्रोल पंप के केस में डीजल और पेट्रोल के केस में रूल 42 एप्लीकेबल होगा अगर मेरा ऑयल का भी सेल है? आप अपने एग्जांपल में ऑलरेडी ले चुके हैं उसको। मैंने इस एग्जांपल में ले लिया था और उसमें विशेष ध्यान देने की बात यह है कि जो वैल्यूएशन करेंगे पेट्रोल डीजल का उसमें एक्साइज और वैट हटा के करना है और टोटल टर्नओवर जब निकालेंगे एग्जम्प्टेड का तो वैट और एक्साइज हटा के बात करनी है। इसकी अल्कोहलिक लीकर है तो भी उसके अंदर स्टेट एक्साइज और वैट हटा के बात करनी है। थैंक यू सर। और जैसा कि हमारा कल का सेमिनार है जिसमें आप अपना एक पैनल डिस्कशन है, एक पैनलिस्ट सर भी हैं उसमें और 4 लोगों का पैनल है, तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चंस जो हैं वेल इन एडवांस फॉरवर्ड करें ब्रांच पे, या एक मोबाइल नंबर आप नोट करें 9753974737। इस पर आपकी जो भी क्वेरीज हैं, ये नंबर मेरा है, आप इस पर अपनी क्वेरीज अभी वेल इन एडवांस दे दें ताकि कल हम जो क्वेरीज हमारे पास पहले व्हाट्सएप के थ्रू आएगी हम पहले उसे एंटरटेन करेंगे और उसके बाद अगर समय बचेगा तो ही हम लाइव क्वेरीज को एंटरटेन करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप पहले वेल इन एडवांस दे दें। और थैंक यू सर, थैंक यू फॉर एनलाइटिंग अस, थैंक यू वेरी मच।